हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप सब लोगों को क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस के विषय में हमने बताया था और हमने बताया था कि जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 100 नंबर का टोटल है, जिसमें 100 नंबर में आपका मान के चलिए हमने बताया था कि आप लोगों का 70 नंबर का आपका रहेगा थ्योरी और 30 नंबर का आपका रहेगा प्रैक्टिकल। और थ्योरी में हमने बहुत सारी बातें बताई थी। हमने बताया था कि जो आपका थ्योरी है क्लास 10th के इंग्लिश का जो थ्योरी है, यानी जो रिटन है वो रिटन आपका जो 70 नंबर का है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो जिसमें हमने बताया था कि एक सेक्शन में आपका ग्रामर है, यानी जो ग्रामर वाला सेक्शन है उस सेक्शन को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर का जो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो एक्चुअली हम सीरियल वाइज अभी नहीं चल रहे हैं। हम सबसे पहला हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ये मतलब समझते हैं कि जो है नरेशन बहुत कठिन है। हम आप लोगों को पूरा यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हम पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला हम टॉपिक चूज करके लाए हैं नरेशन पढ़ाने के लिए। नरेशन क्या होता है? नरेशन में बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहला हम पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को नरेशन। नरेशन एक चीज और बताते चले कि जो आपका नरेशन टॉपिक है ये आपका हाई स्कूल में भी है और इंटरमीडिएट में भी है। तो हम ऐसा पढ़ाएंगे कि मतलब हाई स्कूल का तो तैयार हो ही जाए, अगर 12th वाले में बच्चे रहेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे रहेंगे तो उनका भी इसी में तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक चूज करके लेकर आए हैं नरेशन। तो चलिए हम बच्चों नरेशन के विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है नरेशन। तो नरेशन होता क्या है? नरेशन को हम कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। और अगर इसका दूसरा नाम इंग्लिश में हम बात करें तो इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। तो कथन क्या होता है? हम कोई बात कहते हैं तो वही स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन होता क्या है कि जो स्टेटमेंट होता है, मान लीजिए कोई कथन है तो कथन में आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा हो ड्रामा देखे हैं, नाटक देखा है, उपन्यास देखा है, फिल्में आपने देखा है। तो फिल्मों में क्या होता है, कोई डायलॉग बोला जाता है। डायलॉग जो बोला जाता है वह क्या कहलाता है? वह भी एक प्रकार का कथन कहलाता है। तो यहां पर हम जो कथन की बात करते हैं, कथन की बात हम कर रहे हैं, वो उसी फिल्म डायलॉग और क्या नाम है उस नॉवेल उपन्यास और फिल्म के कथन की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बोल रहा है, कोई एक्टर बोल रहा है, कोई बात बोल रहा है, तो उसी स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो नरेशन होता है, इस नरेशन को हिंदी में हम कथन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहां पर जो कथनों को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, और इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, या बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं? पहला होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच और हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच और इसे हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब ये होता क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन? जब हम वक्ता की कही हुई बात को, यहां एक चीज और बताते चले कि जो मान लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बात कहा जाता है तो दो लोग मुख्यतः पाए जाते हैं। एक होता है क्या? एक लोग पाए जाते हैं लिसनर, 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 और दूसरा होता है स्पीकर, स्पीकर। स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, वक्ता मीन्स किसी बात को कहने वाला, और दूसरा होता है लिसनर, लिसनर मीन्स होता है किसी बात को सुनने वाला यानी श्रोता। तो जो नरेशन के अंतर्गत हम कथनों को जब प्रस्तुत करते हैं, जो ये दो लोग पाए जाते हैं, एक होता है लिसनर और दूसरा होता है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? किसी बात को लिसनर के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्या करता है? लिसनर के समक्ष किसी बात को प्रस्तुत करता है। जब लिसनर उस बात को क्या करता है, दूसरे के किसी तीसरे व्यक्ति के सामने जाकर के स्पीकर की कही हुई बात को यानी वक्ता की कही हुई बात को जब ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है, यानी बिना परिवर्तन किए प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन। लेकिन जब स्पीकर की कही हुई बात को लिसनर सुनता है और क्या करता है, किसी तीसरे से जा करके कहता है, लेकिन अपने शब्दों में बना करके कहता है, परिवर्तन करके कहता है, तो उसे बात वही कहेगा लेकिन अपने भाषा में जब प्रस्तुत करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या होता है कि जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, अथवा कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत, वक्ता में इस बात को कहने वाला, जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं
यानी श्रोता बिना परिवर्तन किए दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन। और जब वक्ता की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, मान लीजिए कि कोई वक्ता है, बात को कहने वाला है, और वह क्या कर रहा है, श्रोता के समक्ष किसी बात को कह रहा है। श्रोता ने वक्ता की बात को सुन करके किसी तीसरे के समक्ष जाकर के प्रस्तुत किया, लेकिन अपने शब्दों में श्रोता ने प्रस्तुत किया। भले ही उसकी बात, उसका जो भाव हो वो वक्ता की कही हुई बात को ही प्रस्तुत करे, लेकिन जब अपने भाव में प्रस्तुत करेगा, अपने तरीके से प्रस्तुत करेगा, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच। और जब हम वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अगर हम लिखना चाहें इसकी परिभाषा तो लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्रत्यक्ष कथन की, कि जब हम वक्ता की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या होगा, देखिए यहां पर हमने लिख दिया परिभाषा। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमने लिखा कि जब हम वक्ता की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। लेकिन दूसरा परिभाषा हमने लिखा कि जब हम वक्ता की कही गई बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। परिभाषा अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि when we present the statement of the speaker as it is, then it is called direct speech. When we present the statement of the speaker as it is, then it is called direct speech. और दूसरा क्या है, when we present the statement of the speaker in own words, then it is called indirect speech. जब हम वक्ता की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम वक्ता की कही हुई बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिया। अब यहां बच्चों एक चीज और देखिए कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, एक होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं रटना है,
आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को हल करना रहता है, उनके रूल्स होते हैं। तो इसके लिए हमें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, उसकी संकल्पना तैयार करना जरूरी है। वास्तव में इसके रूल्स और रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ क्या है, हम पहचान ले कि वास्तव में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स को नहीं समझेंगे तो हमें अच्छी तरह से पूरा नरेशन समझ में नहीं आएगा। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा कि he said to me, I am going to market. He said to me, I am going to market. यह देख लीजिए। अब हमने कहा कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो यहाँ बेटा एक चीज ध्यान से देखिए कि ये वाला जो भाग है जो दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज है, देखिए इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और इसे शॉर्ट में कहते हैं क्या, PRS। क्या कहते हैं, PRS। और दूसरा होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है, यानी ये भाग जो सिंगल कॉमा यहाँ लगा हुआ है, और इधर वाला जो भाग है यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं PRP। क्या बोलते हैं, PRP, यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात समझ जाइए, इसको रटने की जरूरत नहीं, आप केवल समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। He said to me, I am going to market। अब यहाँ देखिए ये दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज है, इधर देखिए। अब इसके इन्वर्टेड कॉमा का जो अंदर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं PRS यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और इधर देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है, ये इन्वर्टेड कॉमा का अंदर वाला भाग है, तो इसे बोलते हैं PRS। और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है, इधर वाला भाग, यहाँ कॉमा भी लगा हुआ है एक सिंगल कॉमा, इसके बाएं वाला भाग यानी इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां तक समझ में आया। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, एक होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा यहाँ एक चीज और बताते चले कि जो पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यह पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का ये है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। इसी को हम रिपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टर। ये बात याद रखिएगा बेटा। और ये है वर्ब। क्या है, वर्ब, वर्ब। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है इसे बोलते हैं PRV। और इस PRV के तीन पार्ट हैं। यहाँ देखिए एक है सब्जेक्ट, जो ही है यहाँ सब्जेक्ट है, इसे हम रिपोर्टर कहते हैं। और दूसरा जो सेड है इसे हम कहते हैं वर्ब, और जो मी है ये है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला भाग है इसे बोलते हैं तो PRS, लेकिन इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही होता है। जिस शब्द से शुरू होता है उसका पहला अक्षर हमेशा क्या पाया जाता है, कैपिटल पाया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए आई, जब आई तो हमेशा अकेले जब लिखा जाता है तो वैसे भी कैपिटल पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ कोई शब्द ही लिखा रहता तो उसका पहला अक्षर उस शब्द का, रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा क्या पाया जाता है, कैपिटल, जैसे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पाया जाता है। तो देख लीजिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है इसे बोलते हैं PRV यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये हुआ सब्जेक्ट, इसे रिपोर्टर कहते हैं, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसके पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा क्या पाया जाता है, कैपिटल। क्या तक समझ में आ गया। अब चलिए हम देखते हैं, मान लीजिए ये हम इसको, ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट स्पीच था। अब इसे हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो क्या होगा, he told me that he was going to market। He told me that he was going to market। देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इसमें कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अभी एक इस आइडेंटिफिकेशन होता है
कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें इन्वर्टेड कामा का यूज हुआ रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी किसी भी कामा का इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं हुआ रहता। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं हुआ रहता, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं हुआ रहता। इसमें डबल इन्वर्टेड कामा लगा रहता है, इसमें डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगा रहता। अच्छा, अब यहाँ देखिए हम कैसे पता करेंगे कि इसका भाव वही निकला है जो डायरेक्ट स्पीच में दिया है। तो देखिए यहाँ दिया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, कि मैं कहां जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं। लेकिन दूसरा हमने जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि वह बाजार जा रहा था। इसका मतलब मान लीजिए ए है और ए ने किसी बात को बी से कहा, और बी ने क्या कहा, सी से कहा। लेकिन दो तरीके से, मान लीजिए ए ने किसी बात को बी से कहा, तो बी ने जब सुना तो बी ने क्या किया, ए की कही हुई बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यही देख लीजिए, यहां ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था, क्योंकि डायरेक्ट किसी बात को कहा गया है। ये हुआ वक्ता, ये हुआ श्रोता, श्रोता के समझ। लेकिन जब श्रोता आया तो श्रोता ने क्या किया, इनके वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, यानी पास्ट टेंस में चला गया। ये प्रेजेंट टेंस में था, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था, तो ये किस में चला गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ क्या हुआ, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। लेकिन फिर क्या हुआ, he told me that he was going to market, उसने मुझसे कहा कि वह क्या कहां जा रहा था, बाजार जा रहा था। तो देखिए ये हुआ डायरेक्ट स्पीच और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि नरेशन जो होता है, नरेशन को हम कथन कहते हैं, कथन को स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जो कथनों को प्रस्तुत, कथन में दो लोग पाए जाते हैं, एक होता है लिसनर और दूसरा होता है स्पीकर। स्पीकर लिसनर के समक्ष किसी बात को प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये जो कथनों को प्रस्तुत करने का तरीका होता है, दो होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, जब हम वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत ना करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। When we present the statement of the speaker as it is, then it is called direct speech. लेकिन क्या होता है, जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम वक्ता की कही हुई बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत, ज्यों का त्यों प्रस्तुत ना करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। When we present the statement of the speaker in own words, then it is called indirect speech. जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन। और जब हम वक्ता की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत ना करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। यहां तक समझ में आया। जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पीआरवी और दूसरा होता है पीआरएस, यानी एक होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहां मैंने एग्जांपल देकर के समझाया। यहां हमने बताया कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पीआरएस यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है यानी सिंगल कामा के बाएं वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पीआरवी यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ देखिए हमने क्या किया, बना करके दिखाया भी है। यहाँ क्या था, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कहा गया था। लेकिन जब दोबारा हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया, ही तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ क्या था, यहाँ प्रोनाउन आया था, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, तो प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए सर 123 फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया था, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था ही, इसे रिपोर्टर भी कहते हैं। तो जब ही के अनुसार आया तो यहाँ एक वचन था तो एक वचन ही है, तो यहाँ ही हो गया। अब चूंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था तो रूल के टेंस में परिवर्तन का आगे हम बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, तो ही वाज गोइंग टू मार्केट हो गया। और चूंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए टोल्ड में बदला गया है, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट हो गया। यहां तक समझ में आ गया। तो बच्चों यहां तक हमने आप सब लोगों को पढ़ाया। अब आगे हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत और हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देख लीजिए। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे
इस नरेशन के अंतर्गत जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें बदलना है, ये अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। ये आप चाहे 10th की बात करें, चाहे 11th की बात करें और चाहे 12th की बात करें, ये सब में आता है नरेशन। तो इन 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि जो मैं नरेशन टॉपिक स्टार्ट किया हूं, ये मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप लोगों का क्लास 10th का भी तैयार हो जाए, 12th का भी तैयार हो जाए, फर्स्ट ईयर का भी तैयार हो जाए। तो ये आप 5 प्रकार के वाक्यों का इसमें अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ेंगे आप असर्टिव सेंटेंस का। किसका? असर्टिव सेंटेंस का। दूसरा पढ़ेंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे आप इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस को। चौथा पढ़ेंगे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस को। और पांचवा पढ़ेंगे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। इस असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य, विधि सूचक वाक्य। इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसे बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। और यहां हम इसको लिख दे रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। इसे बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक। और इसे बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ये हम 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोगों का हाई स्कूल का भी तैयार हो जाए और इंटरमीडिएट का भी तैयार हो जाए, क्योंकि ये आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में दिया है। तो पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर पढ़ेंगे इंपरेटिव के, फिर पढ़ेंगे ऑप्टेटिव और फिर पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो हम अगले क्लास में हम असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अगर बाय द वे अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।